देख लें इन सब की वीडियो। हो गया राघव चड्ढा पर यकीन कि हाँ ये बंदा बड़ा ही कमीना निकला। लेकिन कुछ दिन पहले हम सब राघव चड्ढा को पीएम बनाने की बात कर रहे थे और ये बंदा हमारे सिस्टम से सवाल कर रहा था। इस देश का मिडिल क्लास कमर तोड़ मेहनत करता है, लेकिन इस मेहनत के बावजूद मिडिल क्लास गरीब हो रहा है, अमीर नहीं हो रहा। जितने डेटा का पैसा हमसे लिया जाता है उतना डेटा हमें यूज करने दिया जाए, वो एक्सपायर ना हो। ये हमारे मेहनत के पैसे से खरीदा गया डेटा है। Sir, I demand in this August House to make paternity leave a legal right in India. सर थर्ड मेरा प्रपोजल है नो बैंक चार्जेस फॉर नॉट मेंटेनिंग मिनिमम अकाउंट बैलेंस। खाने में खतरनाक मिलावट का मुद्दा, फूड अडल्ट्रेशन का। सर आज मैं प्री पेड प्लान के जो मोबाइल यूजर्स हैं उनकी ओर से दो समस्याएं उठाना चाहता हूं। सर पहली समस्या है कि रिचार्ज खत्म होने के बाद आउटगोइंग के साथ साथ इनकमिंग कॉल का भी बंद होना। दूसरी समस्या जो टेलीकॉम ऑपरेटर का 28 दिन का मंथली रिचार्ज। इस जीवन में दो ही चीजें निश्चित हैं, डेथ यानी कि मृत्यु, और दूसरा है टैक्स। 1 केजी अगर एक्सेस बैगेज हो जाए तो फ्लाइट आपसे हजारों रुपए का किराया वसूलती है, लेकिन कई घंटों के डिले के लिए क्या फ्लाइट हमें कॉम्पनसेट करती है? इंडियन पेपर लीक हमने देखा, देश भर में देखा कि कैसे पेपर लीक हुए, क्या उसमें माफियाओं का राज रहा और कैसे बच्चों का भविष्य आज अंधकार की कागार पे खड़ा हुआ है। क्योंकि एयर पोल्यूशन का सारा दोष देश के किसान पर मढ़ा जाता है। आज मैं उस किसान की आवाज उठाना चाहता हूं। सरकार से मांग करता हूं कि हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस पर कम से कम हम जीएसटी ना लगाएं। ये कोई लग्जरी गुड या लग्जरी प्रोडक्ट नहीं है। सर आज एयरपोर्ट्स पर खाना इतना महंगा है, क्या इस पर कोई रेगुलेशन नहीं होना चाहिए? क्या कोई अफोर्डेबल कैंटीन का मैकेनिज्म नहीं होना चाहिए? सर मैं बात कर रहा हूं जोमेटो और स्विगी के डिलीवरी बॉयज की। सर आज मैं इनका दर्द इस सदन में रखना चाहता हूं और ये 10 मिनट की डिलीवरी का जो जुल्म है इसे समाप्त करना चाहिए। कहीं कैशलेस इलाज अचानक मना कर दिया जाता है, महीनों तक फाइल लटकाई जाती है, रीइंबर्समेंट नहीं मिलता। और आज मैं उन्हीं सिटीजन्स की जो टोल प्लाजा पे हैरेसमेंट फेस करते हैं उनका मुद्दा आपके सामने रखना चाहूंगा कि फुल कॉस्ट रिकवरी के बाद भी टोल वसूला जाता है 20-20, 30-30 साल तक। जब आप बैंक को पूरे विश्वास के साथ अपना डेटा देते हैं, क्या बैंक आपके डेटा को सुरक्षित रख पाता है? अब ये लीक है कि जाने अनजाने में डेटा शेयरिंग है, ये फैसला मैं आप तक छोड़ता हूं। मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि हर भारतीय को एनुअल हेल्थ चेकअप का लीगल राइट दिया जाए। बाटा कंपनी का जूता पहनने वाला भी आज हवाई जहाज की टिकट नहीं खरीद पा रहा है। हम सांसदों को तो फ्लाइट की रीइंबर्समेंट मिल जाती है सर, आप उस आम नागरिक का सोचिए जो इस स्काई रॉकेटिंग एयर प्राइसेस से जूझ रहा है। दैट इज द इशू ऑफ फेयर यूज एंड आर्बिट्ररी कॉपीराइट स्ट्राइक्स बाय डिजिटल प्लेटफॉर्म्स। जो इंटेंट था कि जीएसटी कम होगा तो वस्तुएं सस्ती होंगी, वस्तुएं सस्ती होंगी तो कंजम्पशन बढ़ेगा, कंजम्पशन बढ़ेगा तो डिमांड बढ़ेगी। ये हुआ नहीं, और ये इसलिए नहीं हुआ सर क्योंकि प्राइवेट कंपनियों ने इस मुनाफे को जनता को नहीं सौंपा। लेकिन कहते हैं ना, नेता अगर फायदे में रहे तभी वो चुप बैठता है। लेकिन यहाँ राघव चड्ढा के एक्शन से आपको एयरपोर्ट पर समोसे फ्री में मिलने लगे थे। किसकी वजह से हुआ ये? जितने भी जियो, एयरटेल, वीआई टेलीकॉम कंपनी है वो 28 दिन रिचार्ज की जगह 30 दिन का रिचार्ज 1 महीने का अब हमें देने वाले हैं। लेकिन इन महाशय को ये चीज़ें पसंद नहीं आई। केजरीवाल साहब को चाहिए फुल इज्जत, वो भी अपने चमचे नेताओं से। वो चाहता है कि राघव चड्ढा भी संजय सिंह की तरह मंदिर मस्जिद पर बात करे, हर समय विपक्ष को गाली दे, हर मुद्दे पर बीजेपी को घुसेड़ दे। लेकिन राघव चड्ढा ने ये सब नहीं किया। उसने विपक्ष से पूछा कि आखिर हमारे टैक्स के पैसे कहां जा रहे हैं? कैसे हमारे जन्म होने से लेकर हमारे मरने तक टैक्स पे टैक्स सरकार हमसे वसूलती है। बच्चे के पैदा होने से पहले, उसकी आंखें खुलने से पहले जो उसको वैक्सीन लगती है उस पर 5% जीएसटी लगता है। जिस अस्पताल में बच्चा पैदा होता है उस हॉस्पिटल के कमरे के चार्जेस पर अगर 5,000 रुपए से ज्यादा का कमरा हो तो 5% जीएसटी लगता है। बचपन में बेबी फूड जो खरीदा जाता है उस पर 12 से 18% जीएसटी, डायपर जो खरीदा जाता है उस पर 12% जीएसटी। और इन्होंने ये भी पूछा कि अगर अपने ही पेंशन के पैसों के लिए फिंगरप्रिंट चाहिए तो फिर वोटिंग जैसी इंपॉर्टेंट चीज के लिए फिंगरप्रिंट क्यों नहीं? और यही सवाल है जो बीजेपी को चुभ गई। आखिर बीजेपी पर सवाल करने से अरविंद केजरीवाल को बेल और दिक्कत कैसे हुई, ये भी सोचने वाली बात है। राघव चड्ढा का मानना है कि जनता का सवाल करना पार्लियामेंट में सबसे ज़्यादा जरूरी है और ये कोई गुनाह नहीं। और ये बात राघव चड्ढा अपने सोशल मीडिया पर शेयर भी करते हैं। मुझे जब जब पार्लियामेंट में बोलने का मौका मिलता है मैं जनता के मुद्दे उठाता हूँ और शायद ऐसे टॉपिक्स उठाता हूँ जिसे आमतौर पर संसद में नहीं उठाया जाता है। लेकिन क्या जनता के मुद्दे उठाना, पब्लिक इश्यूज पे बात करना कोई अपराध है?
क्या मैंने कोई गुनाह कर दिया, कोई गलती कर दी? हैव आई डन समथिंग रॉन्ग? ये सवाल आज मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि आम आदमी पार्टी ने राज्यसभा सेक्रेटेरिएट को ये कहा है कि राघव चड्ढा के पार्लियामेंट में बोलने पर रोक लगा दी जाए। जी हां, आम आदमी पार्टी ने पार्लियामेंट को यह सूचित किया है कि राघव चड्ढा को पार्लियामेंट में बोलने का मौका ना दिया जाए। अब भला कोई मेरे बोलने पर रोक क्यों लगाना चाहेगा? मैं तो जब बात करता हूं देश के आम आदमी की बात करता हूं। एयरपोर्ट पर मिल रहे महंगे खाने की बात रखी, जोमैटो ब्लिंकिट के डिलीवरी राइडर्स की प्रॉब्लम रखी, खाने में मिलावट का मुद्दा उठाया, टोल प्लाजा लूट से लेकर बैंक चार्जेस लूट की बात करी, यहां तक कि मिडिल क्लास पे टैक्स के बोझ से लेकर कंटेंट क्रिएटर्स पर स्ट्राइक क्यों करी जाती है, टेलीकॉम कंपनियां कैसे 12 महीने में 13 बार हमसे रिचार्ज कराती हैं, डेटा रोल ओवर नहीं देती हैं, रिचार्ज खत्म होने के बाद इनकमिंग रोक देती हैं, तमाम इश्यूज मैंने सदन में उठाए। और ये मुद्दे उठाने के बाद देश के आम आदमी का तो फायदा हुआ, लेकिन इससे आम आदमी पार्टी का क्या नुकसान हुआ? अब बताओ, क्या आप लोग भी राघव चड्ढा पर दोष दोगे? हाँ दोगे, क्योंकि इंस्टाग्राम से लेकर यूट्यूब तक सारे लेफ्टिस्ट आपके पीछे पड़े हैं और ये यकीन दिला रहे हैं कि ये राघव चड्ढा कोई नेता नहीं बल्कि बीजेपी से मिला हुआ पीआर राघव चड्ढा है। दोस्तों सही बताऊं, ये दुनिया बड़ी जालिम है। आपको इन लोगों द्वारा ब्रेन वॉश किया जाता है और इन्हें लेफ्टिस्ट के तरफ से सपोर्ट मिलता है। और एक बात जान लो, यहाँ कोई नेता दूध का धुला हुआ नहीं है। अब अगर ऐसा है तो फिर हम उसे क्यों न चुने जो सिस्टम से सवाल करता हो। लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट है। ट्विस्ट ये है कि अगर राघव चड्ढा ने बीजेपी ज्वाइन किया तो जो इज्जत अभी तक उनके पास है वो भी नहीं रहेगा। इसलिए हमें एक पढ़ा लिखा नेता चाहिए, कोई ऐरा गैरा नहीं। अब समझो आम आदमी पार्टी इनके पीछे हाथ धोकर क्यों पड़ी है। देखो, राघव चड्ढा के पास ये पावर है कि पार्लियामेंट के अंदर जितनी भी डिबेट्स करी जाती थी उसके अंदर क्या डिबेट करनी है ये डिसाइड कर सकते थे। पार्लियामेंट के अंदर आम आदमी पार्टी के पास 10 सीटें हैं और हर पार्टी को ना एक निर्धारित टाइम दिया जाता है पार्लियामेंट के अंदर बोलने के लिए। आप पार्टी के अंदर अभी 10 एमपी हैं। कौन सा एमपी कौन से मुद्दे के ऊपर कितनी देर बोलेगा, इस चीज़ को लीडर और डिप्टी लीडर मिलकर डिसाइड करते हैं, जिसके अंदर आम आदमी पार्टी के लीडर संजय सिंह थे और डिप्टी लीडर राघव चड्ढा हैं। ये लीडर की वही पोजीशन होती है जो कांग्रेस के अंदर मल्लिकार्जुन खड़गे लीड करते हैं और बीजेपी के अंदर ये पोजीशन जेपी नड्डा के पास है। अब बात उस टॉपिक पर करते हैं जिसके लिए आप लोगों ने वीडियो पर क्लिक किया है। सबसे पहले ये समझ लो कि राघव चड्ढा को एमपी की पोजीशन से नहीं हटाया गया, उनको सिर्फ और सिर्फ डिप्टी लीडर की पोजीशन से हटाया गया, जो इस चीज़ को डिसाइड करता था कि कौन कितनी देर बोलेगा। अभी भी वो 2028 तक एमपी की पोजीशन होल्ड करते हैं, पर शायद आने वाले टाइम में उनको बोलने का मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि शायद आम आदमी पार्टी उनको बोलने का टाइम नहीं देगी। तो जितनी भी तुमने सोशल मीडिया के ऊपर राघव चड्ढा की पार्लियामेंट के अंदर बोलते हुए की रील्स देख ली, बहुत हाई पॉसिबिलिटी है कि उसके बाद और ज़्यादा ना आए। बट सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि भाई ऐसा किया क्यों जा रहा है? ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि राघव चड्ढा ना आम आदमी पार्टी को एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं देखते थे, वो उसको एक फास्टेस्ट ग्रोइंग स्टार्टअप बोलते थे। आम आदमी पार्टी इज इंडियाज फास्टेस्ट ग्रोइंग पॉलिटिकल स्टार्टअप। उनका अपनी पार्टी से ये उम्मीद रखना कुछ गलत भी नहीं था। देखो, अगर तुम सच में काबिल हो, अगर तुम राजनीति में कुछ बड़ा करना चाहते हो, तो एक चीज़ समझ लो, सिर्फ ईमानदारी से कुछ नहीं होता, पावर भी चाहिए। अब सोचो तुम एक ऐसी पार्टी में हो जहां ना सीट है, ना पकड़ है, ना सिस्टम में आवाज़, तो चाहे तुम कितने भी सच्चे क्यों ना हो, तुम्हारी बात सुनेगा कौन? लेकिन अगर वही इंसान एक बड़ी पार्टी में हो जहां ताकत है, सिस्टम है, नेटवर्क है, तो वही इंसान गेम बदल सकता है। और यहीं से एंट्री होती है राघव चड्ढा की, एक ऐसा चेहरा जिसे आम आदमी पार्टी ने सिर्फ नेता नहीं बल्कि फ्यूचर फेस बनाकर पेश किया। खुद राघव चड्ढा अपनी पार्टी को फास्टेस्ट ग्रोइंग स्टार्टअप कहते थे और ये कोई यूं ही बोलने वाली लाइन नहीं थी। सीए बैकग्राउंड, यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड से पढ़ाई, इंग्लिश में दमदार पकड़ और सबसे बड़ी बात, पार्लियामेंट में उनकी आवाज़। राघव चड्ढा पूरी कॉपी करते हैं जोहरान ममदानी की।
और राघव चड्ढा के मुद्दे छोटे नहीं होते थे। इन्फ्लेशन लिंक सैलरी, टैक्स बर्डन, बैंकिंग सिस्टम, लोन स्ट्रक्चर, मतलब सीधे आम आदमी की जेब पर असर डालने वाली बातें। लेकिन कहानी यहीं तक नहीं है, क्योंकि असली खेल तब शुरू हुआ जब सब कुछ अचानक से बदल गया। साल 2024 और एक ऐसा झटका जिसने पूरी राजनीति को हिला दिया। एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया। अब सोचो, पार्टी का सबसे बड़ा चेहरा अंदर, बाहर सड़कों पर हंगामा, डिक्टेटरशिप के नारे, चक्का जाम, हर तरफ सिर्फ विरोध ही विरोध। उस वक्त हर नेता सड़क पर था, हर कोई कैमरे के सामने था, हर कोई अपनी आवाज बुलंद कर रहा था। लेकिन एक सवाल खड़ा होता है, उस समय राघव चड्ढा कहाँ थे? वो चेहरा जो हर डिबेट में सबसे आगे होता था, वो आवाज जो हर मुद्दे पर सबसे तेज होती थी, अचानक खामोश हो गई। यही वो मोड़ है जहां से आम आदमी पार्टी को झटका लगा कि जिसे मैंने पावर दिया बोलने का, वही मेरा मुद्दा नहीं उठा रहा है। तो क्या राघव चड्ढा भी अरविंद केजरीवाल के जेल जाने के बाद जोहरान ममदानी की तरह खुद को एक बड़ा चेहरा के रूप में प्रदर्शित करना चाहते थे? हाँ, उनका कदम सफल होता दिखाई दे रहा था, क्योंकि तभी तो सोशल मीडिया पर राघव चड्ढा को पीएम बनाने तक की बात चलने लगी थी। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने उनका भंडा फोड़ दिया, यानी हमजा पकड़ा गया और उजेर बलोच ने उसे दबोच लिया। तभी राघव चड्ढा बोलते हैं, क्योंकि मैं घायल हूं, इसीलिए घातक हूं। तो ये धुरंधर मूवी की लाइन आपको मजाक लग रहा होगा, लेकिन यही वो लाइन है जो राघव चड्ढा को बीजेपी से कनेक्शन बनाने का जरिया दिख रहा है। वैसे मेरा इन सभी मुद्दों पर बहुत सारे आर्टिकल पढ़ने के बाद यही कहता है कि अरविंद केजरीवाल को एक मौका राघव चड्ढा को जरूर देना चाहिए और उनकी जो फैन फॉलोइंग है उसे आने वाले समय इस्तेमाल करनी चाहिए। अभी अरविंद केजरीवाल उन्हें छोड़े नहीं हैं, तो वो एक बार आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं, कहीं पर भी स्पीच दे सकते हैं कि हम राघव चड्ढा के साथ हैं। आप लोग ये मत सोचिएगा कि राघव चड्ढा अकेले हैं, उन्हें बस कुछ देर के लिए हटाया गया है, ये हमारी गलती थी। ऐसा अगर वो कुछ बोलते हैं तो इनकी जो पकड़ है, जो बॉन्ड है, वो बहुत ही तगड़ी हो जाएगी। लेकिन मुझे पता है इसके पीछे खेल किसका है, और ये चीज़ें आपने भी इस वीडियो को देखकर नोटिस कर लिया होगा। तो दोस्तों यही था इस पूरी वीडियो की कहानी, और मैं बिना फंड लिए वीडियो बनाता हूँ, तो मुझे सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि बिना इधर उधर बातें घुमाएं आपको सही चीज़ें पता चल सके। मिलते हैं एक और ऐसी रियलिटी दमदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।